गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री की आज की क्लास में हम हीट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने हीट ऑफ कंबल्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या फिर कहूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन ये सब पढ़ा था। आज हम एक और एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे। किसी भी रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज जो होता है उसका एक अदर फॉर्म है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मैं ये कहूँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए, जब भी किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो जो विलेन बनता है वो या तो ठंडा हो जाता है या फिर क्या है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलोगे तो या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या यानी या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। अगर विलेन बनाते हैं वो विलेन गर्म हो जाता है, इसका मतलब विलेन के दौरान ऊष्मा क्या है, मुक्त हुई है, ऊष्मा क्या है, उत्सर्जित हुई है, जिसकी वजह से वो विलेन क्या हो गया, गर्म हो गया। जब पदार्थ को घोलकर विलायक में घोलकर विलेन बनाया गया और विलेन ठंडा हो गया, इसका मतलब जब विलेन बनाया गया तो ऊष्मा क्या है, अवशोषित हुई है, जिसकी वजह से वो विलेन क्या हो गया, ठंडा हो गया। कुल मिला के मतलब ये है कि जब भी किसी पदार्थ को विलायक में घोल के विलेन बनाएंगे तो या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी, यानी कि ऊष्मा का परिवर्तन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है इसको हम अलग अलग सेंस में कहते हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं, एक तो हम कहते हैं इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, एक हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन, और एक हम कहते हैं हीट ऑफ डाइल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, देखिए, जब एक मोल सब्सटेंस को, देखिए, हम जितने भी रिएक्शन के दौरान जहाँ एंथैल्पी चेंज को हम ज्ञात कर रहे हैं वहां पे हम ये मान रहे हैं कि सब्सटेंस का क्या है, एक मोल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक मोल सब्सटेंस को हीट ऑफ रिएक्शन में नहीं लेते, उसमें तो जितना रिएक्टेंट भाग ले रहा है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है, उस टोटल जो रिएक्टेंट उस रिएक्शन में प्रेजेंट है वो टोटली अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बाकी नॉर्मली जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन हीट की बात करी, कंबशन हीट की बात करी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करी, उसमें जो सब्सटेंस है उसका हम एक मोल अमाउंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, एक मोल अमाउंट लेंगे। जब सब्सटेंस का कोई भी सब्सटेंस है उसका एक मोल अमाउंट विलायक की निश्चित मात्रा में घोलेंगे तो जो ऊष्मा परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि जो सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्सटेंस है जैसे HCl है, इसका एक मोल ले लिया, इसको वाटर की फिक्स अमाउंट में डिसोल्व किया तो जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो होता है -17.35 किलो कैलोरी। ये ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी समाकलन विलीन ऊष्मा। यानी कि एक मोल पदार्थ है उसको विलायक के निश्चित अमाउंट में घोलेंगे तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, समाकलन विलीन ऊष्मा कहेंगे। लेकिन अगर एक मोल पदार्थ को विलायक के अधिके में घोला जाए तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अब HCl का एक मोल है उसे वाटर के अधिके में अगर हम घोलेंगे तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान -17.35 है और हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान क्या है, -17.89। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। हीट ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब हुआ, हीट ऑफ डाइल्यूशन का ये मतलब हुआ कि जब विलेन का तनुकरण करके एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता में बदला जाता है तो जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो हीट ऑफ डाइल्यूशन कहलाता है। देखिए, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक निश्चित अमाउंट में विलायक ले लिया और उसमें एक मोल पदार्थ घोल लिया तो जो भी उसमें परिवर्तन हुआ वो इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने विलायक इतनी ज्यादा मात्रा में ले लिया
जो पदार्थ है उसको इतनी ज़्यादा मात्रा में घोल लिया, इतनी ज़्यादा अमाउंट वाले विलायक में घोल लिया कि अगर आप इसमें और भी विलायक ऐड करेंगे तो भी इस रिएक्शन के दौरान होने वाला जो हीट चेंज है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि अब जैसे हीट ऑफ सॉल्यूशन है, अब अभी हमने जैसा कि HCl की हीट ऑफ सॉल्यूशन ये देखिए -17.89, अगर इसमें HCl वाला ये जो विलियन है इसमें अगर आप और ज़्यादा वाटर ऐड करोगे तो भी हीट ऑफ सॉल्यूशन का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर ऑलरेडी अपन ने आधिक्य में लिया है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन में तो आप पानी जैसे जैसे ऐड करते जाओगे इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका मान चेंज होता जाएगा। यानी कि इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन के बीच का जो ये डिफरेंस होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट ऑफ डाइल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी तनुकरण करने पर विलयन जब एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता में बदलता है तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की। हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन ऊष्मा। हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये होता है, देखिए अभी जो मैंने बताई थी वो हीट ऑफ सॉल्यूशन थी ना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी निर्जल लवण को निर्जल लवण में जब वाटर मिक्स किया जाता है तो जलयोजित लवण बनता है। यानी 1 मोल निर्जल लवण में पानी मिक्स करने पर जल योजित लवण की निश्चित मात्रा बनती है। इस दौरान जो भी ऊष्मा मुक्त होती है उसे जल योजन ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी निर्जल लवण में अगर आप वाटर मिक्स करोगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस निर्जल लवण के अंतराकाशीय अवकाशों में आ जाते हैं और क्या बन जाता है, जल योजित लवण बन जाता है। तो इस दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। तो ये जो रिलीज एनर्जी है इसे क्या कहते हैं, जल योजन एंथैल्पी या फिर कहूँ जल योजन ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो CuSO4 सॉलिड 5s2 लिक्विड मिक्स करेंगे तो बनेगा CuSO4 डो 5H2 सॉलिड। एक्वस नहीं लिखना है यहाँ पे, ये क्या सॉलिड रह गया क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो CuSO4 जो साल्ट है उसके क्या अंतराकाशीय अवकाशों में आ गए। और ये जो रिलीज एनर्जी होगी डेल H इक्वल टू होगा -78.8 किलो जूल। ठीक है, तो ये एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी 1 मोल निर्जल लवण में पानी मिक्स करने पर निश्चित मात्रा में जलयोजित लवण बनता है। तो इस दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर कहूँ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है या फिर मैं कहूँ कि जलयोजन ऊष्मा जो होती है इसका मान हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सॉल्यूशन एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो विलियन ऊष्मा होती है, जो विलियन एंथैल्पी होती है उसकी हेल्प से ही हम उस कंपाउंड की जलयोजन ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान हम क्या काम में लेंगे, जैसे CuSO4 की सॉल्यूशन एनर्जी काम में लेंगे और CuSO4 5s2 की सॉल्यूशन एनर्जी को काम में लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, CuSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन या एंथैल्पी, हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन या एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन कहूं या हीट ऑफ ट्रांजिशन कहूं या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहूं, एक ही बात है। हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन, देखिए जब किसी एक मोल सब्सटेंस को उसकी एक प्रावस्था से जब दूसरी प्रावस्था में कन्वर्ट किया जाता है, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में कन्वर्ट किया जाता है तो जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है, जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की हीट ऑफ ट्रांजिशन यानी संक्रमण ऊष्मा या फिर कहूँ कि प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहा जाता है। जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, जो वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट किया, तो ये सारी क्या है, फेज ट्रांजिशन। पर्टिकुलर हम बोले कि हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या है, हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब
कोई भी तत्व जो है वो अपने एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में कन्वर्ट होता है, यानी एक एलोट्रोप जब अदर एलोट्रोप में कन्वर्ट होता है तो जो उसमें परिवर्तन होता है उसे हीट ऑफ ट्रांजिशन या फिर मैं कहूँ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे कि ये जो ग्रेफाइट है, जैसे डायमंड है, वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि कार्बन के एलोट्रोप हैं डायमंड और ग्रेफाइट। जब कार्बन का जो डायमंड एलोट्रोप है वो ग्रेफाइट एलोट्रोप में कन्वर्ट होगा तो इस दौरान जो हीट चेंज होगा, जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एनर्जी या फिर कहूँ ट्रांजिशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, सॉरी ये है 1.89 किलो जूल। ठीक है, देखिए इससे शो हो रहा है कि जब डायमंड जब ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ग्रेफाइट क्या है, डायमंड की कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए हीरा कठोर होता है लेकिन स्टेबल ज्यादा कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ट्रांजिशन एनर्जी को, हीट ऑफ ट्रांजिशन या फिर मैं कहूं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन यानी प्रावस्था संक्रमण, हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की उष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की उष्मा। हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की उष्मा किसे कहेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की उष्मा से मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ की 1 मोल अमाउंट जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है तो जो भी एंथैल्पी चेंज होता है, जो भी उष्मा अब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी कि कोई भी ठोस जो है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। जब 1 मोल लिक्विड, कोई भी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में, कोई भी पदार्थ 1 मोल पदार्थ जो है वो अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में या फिर कहूँ कि गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर कोई ठोस पदार्थ, कोई पदार्थ जो है वो अपनी ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो जो भी एंथैल्पी चेंज होता है, जो भी हीट का अब्जॉर्प्शन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहेंगे या ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, या फिर मैं एक होते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन, उसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी गैस या फिर कोई भी लिक्विड, जैसे गैस जो है एक कोई भी पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होता है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी 1 मोल पदार्थ है जो अपनी लिक्विड अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे, संघनन ऊष्मा कहेंगे। तो ये थे विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी चेंज, यानी कि किसी भी रिएक्शन के आधार पर उसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों को इस तरह से अलग अलग नामों में जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हेस लॉ और लेवेस्टर लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।